नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं योग पुरुष के रूप में याद किए जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पहली बार सारे भारत को एक केंद्रीय शासन के तहत जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनका शासनकाल लगभग 321 बीसीई से 297 बीसीई तक माना जाता है। चाणक्य यानी कौटिल्य के निर्देशन में उन्होंने एक छोटे से राज्य से शुरुआत करके उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, उनकी व्यवस्था और उनके प्रशासन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और उनके वंश को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म मौर्य नाम के एक क्षत्रिय वंश में हुआ था, जो पीपली वन के शासक थे। कुछ पुराणों में इन्हें नंद वंश के राजा और मूरा नाम की एक शूद्र महिला का पुत्र बताया गया है, जिसके नाम पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक बार वह जब दोस्तों के साथ राजकिलम यानी राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे, तब आचार्य चाणक्य की नज़र उन पर पड़ी। चाणक्य उनकी नेतृत्व क्षमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्हें शास्त्रों और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और वहां का राजा धनानंद एक क्रूर और लालची प्रवृत्ति का इंसान था। धनानंद ने एक बार आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की थी। शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे मगध के केंद्र पर हमला किया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इससे उन्होंने सीखा कि पहले सीमावर्ती इलाकों को जीतना जरूरी था। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सेना तैयार की, पर्वतराज पर्वतक, जिसे कुछ इतिहासकार पौरुष यानी पुरु भी मानते हैं, से संधि की और अंततः 321 बीसीई में धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। इस तरह मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी और पाटलिपुत्र, आज की पटना, इसकी राजधानी बनी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उन हिस्सों पर दोबारा अधिकार करने का प्रयास किया जिन्हें सिकंदर नहीं जीत सका था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की बुरी तरह हार हुई। इस हार के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सेल्यूकस ने आर्या यानी हेरत, आर्चेसिया यानी कंधार और पारो रोडिया यानी काबुल, इन इलाकों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त ने बदले में सेल्यूकस को 500 युद्ध के हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने अपने एक दूत यानी मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने बाद में प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका लिखी। इस विजय के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक पहुंच गईं। चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों को जीता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। उनका प्रशासन चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं थीं, जैसे कि राजा ही सेना, न्याय और प्रशासन का सर्वोच्च मुखिया था। उनका गुप्तचर तंत्र बेहद मजबूत था, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, जो राज्य के हर कोने की खबर राजा तक पहुंचाते थे। उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था की। सौराष्ट्र में उनके राज्यपाल पुण्यगुप्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग यानी हाईवे बनवाए। अपने जीवन के अंतिम चरण में मगध में एक भयानक 12 वर्ष का अकाल पड़ा। इससे चंद्रगुप्त का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। इसके पश्चात वे जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में आए और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलकुला यानी चंद्रगिरी पहाड़ी चले गए। वहां उन्होंने जैन परंपराओं के अनुसार सल्लेखना यानी संथारा व्रत, जिसमें बिना कुछ खाए पिए रहते हुए 297 बीसीई में अपने प्राणों का त्याग कर दिया।
अंत में हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था उसे उन्होंने सच कर दिखाया। उनका बनाया साम्राज्य उनके पोते सम्राट अशोक के समय अपने चरम पर था। भारत के इतिहास में उन्हें हमेशा एक युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है। और अगर आपको उनके पोते सम्राट अशोक के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी सम्राट अशोक के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।